हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिटर रिसर्च एकेडमी में। दोस्तों, आरआरबी एलपी सीबीटी 2 के लिए अगर आप फिटर ट्रेड थ्योरी कंप्लीट चाहते हैं तो फिर हमारे साथ जुड़े रहिए। आज हम इस वीडियो में एक मेजरिंग टूल देखेंगे जो कि प्रिसिशन मेजरिंग टूल, जिसका नाम है आउटसाइड माइक्रोमीटर। हमने ऑलरेडी सेफ्टी मार्किंग टूल और कटिंग टूल खत्म कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम प्रिसिशन मेजरिंग टूल देखेंगे जो कि आउटसाइड माइक्रोमीटर। देखिए, माइक्रोमीटर कई तरह का होता है, जैसे आउटसाइड माइक्रोमीटर हुआ, इनसाइड माइक्रोमीटर हुआ, डेप्थ माइक्रोमीटर हुआ, डिजिटल माइक्रोमीटर हुआ, ट्यूब माइक्रोमीटर हुआ, फ्लेंज माइक्रोमीटर, 3 पॉइंट माइक्रोमीटर, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, ऐसे कई तरह का माइक्रोमीटर अवेलेबल है। लेकिन हमारा एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंस है हम उसी को देखेंगे। तो हम देखेंगे आउटसाइड माइक्रोमीटर के बारे में। जो मैं फिगर ड्रॉ किया हूँ ये आउटसाइड माइक्रोमीटर है, ठीक है, जिसका ये जो फ्रेम है वो इसका शेप यू शेप है। देखिए, ये एक आउटसाइड माइक्रोमीटर है जिसको जो कि प्रिसिशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में कंसीडर किया जाता है। तो ये एक प्रिसिशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो आउटसाइड माइक्रोमीटर एक प्रिसिशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि जिसका एक्यूरेसी ज़्यादा होता है और जो डायरेक्ट मेजरमेंट लेता है और लीनियर मेजरमेंट लेता है। डायरेक्ट मेजरमेंट क्या है, लीनियर मेजरमेंट क्या है, इसके बारे में हमें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये क्या करता है आउटसाइड माइक्रोमीटर, ये डायरेक्ट मेजरमेंट लेता है। ये डायरेक्ट मेजरिंग करता है और लीनियर मेजरिंग करता है। लीनियर मतलब सीधी सीधी मेजरिंग करता है, जो स्ट्रेट लाइन में मेजरिंग करता है, जैसे डायमीटर हुआ, थिकनेस हुआ, लेंथ हुआ। इस ये जो इसको जो मेजरमेंट करता है, जो मेजरिंग करता है, उसको लीनियर मेजरमेंट बोलते हैं। मेजरमेंट दो तरह का होता है, एक लीनियर होता है, एक एंगुलर होता है, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अभी इसका पार्ट्स के बारे में देखेंगे। पहले देखेंगे फ्रेम के बारे में। देखिए, पहले देखेंगे फ्रेम के बारे में, ठीक है। मैं ड्राइंग के माध्यम से समझाऊंगा ड्रा करके, ताकि आपको समझने के लिए इजी हो। मैं कोशिश यही करता हूँ कि आपको ज़्यादा रटना नहीं पड़े, आपको चीज़ें समझ में आए। देखिए, फ्रेम क्या है, ये जो यू शेप में है इसको फ्रेम बोलते हैं। देखिए, मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ। देखिए, जो अभी मैं जो ड्रॉ किया यू शेप में, इसको फ्रेम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फ्रेम बोलते हैं, ठीक है। इसका शेप यू शेप में होता है। इसमें इसमें ये एक पार्ट से जिसके साथ जो रेस्ट ऑफ पार्ट्स है माइक्रोमीटर का सब अटैच हो, तो हम बोल सकते हैं ऑल पार्ट्स आर अटैच टू द फ्रेम। ये फ्रेम के साथ सारी पार्ट्स अटैच होता है। देखेंगे फ्रेम किस मटेरियल में बना होता है। फ्रेम बनता है ड्रॉप फोर्ज स्टील। फ्रेम बनता है ड्रॉप फोर्ज्ड स्टील। फ्रेम बनता है ड्रॉप फोर्ज्ड स्टील। ड्रॉप फोर्ज्ड स्टील, ठीक है। फ्रेम बनता है ड्रॉप फोर्ज स्टील, नहीं तो हम बोल सकते हैं मालेबल कास्ट आयरन। मालेबल कास्ट आयरन, ठीक है। तो जो फ्रेम होता है इसका जो मटेरियल रहता है आइदर ड्रॉप फोर्ज स्टील रहेगा, नहीं तो मालेबल कास्ट आयरन रहेगा। देखिए, इसका इंपॉर्टेंस है, ये जो फ्रेम है यू शेप में है, इसका ऊपर ना रेंज लिखा जाता है। इसका ऊपर रेंज, जैसे कि अगर हम रेंज का बात करें तो कई तरह का रेंज में माइक्रोमीटर अवेलेबल होता है आउटसाइड माइक्रोमीटर। जैसे 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100, 100 से 100, 125, जैसे 125 से 150। तो इसी रेंज में माइक्रोमीटर अवेलेबल होता है और ये रेंज ये फ्रेम के ऊपर स्टाम्प होता है। मैन्युफैक्चरिंग टाइम से ही इसके ऊपर एक रेंज स्टाम्प होता है। जैसे हम बोलेंगे 0 से 25 mm, तो ये रेंज हुआ। और लिस्ट काउंट भी स्टाम्प होता है ये फ्रेम के ऊपर। जैसे हम बोल लेंगे
0.01 mm, ये लिस्ट काउंट है। ठीक है, एक रेंज मार्क रहता है और एक लिस्ट काउंट मार्क रहता है। किसके ऊपर? फ्रेम के ऊपर। तो फ्रेम के ऊपर एक रेंज मार्क रहता है। रेंज मतलब ये कितना से कितना कितना से जो मेजरिंग करेगा, कितना से कितना तक मेजरिंग कर सकता है, ये उसका रेंज है। और लिस्ट काउंट जो मिनिमम मेजरमेंट ये कर सकता है उसका लिस्ट काउंट है, लिस्ट काउंट। ठीक है, तो फ्रेम ड्रॉप फोर्ज स्टील मालेबल कास्ट आयरन से बनता है। उसका रेंज और लिस्ट काउंट उसका फ्रेम के ऊपर स्टैम्प किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग के टाइम से। एक पार्ट्स देखिए, यहाँ एक मेजरिंग फेस होता है। जो आउटसाइड माइक्रोमीटर है उसका दो ठो मेजरिंग फेस है। ये एक मेजरिंग फेस है जो कि फिक्स्ड है, और ये इसको एनबिल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको एनबिल बोलते हैं। इसको बोलते हैं एनबिल, एनबिल। और इसको बोलते हैं फ्रेम। ठीक है, मैं एक एक पार्ट को ड्रॉ करूंगा, उसके बारे में बताऊंगा ताकि आप समझ सकें। ये जो एनबिल, ये फ्रेम के साथ फिक्स है, ये एक मेजरिंग फेस है। जब माइक्रोमीटर मेजर करता है, ये वो दो ठो मेजरिंग फेस है। ये दो ठो मेजरिंग फेस के बीच में जो सब्सटेंस आएगा वो इसको मेजर करेगा। तो ये दो ठो मेजरिंग फेस है, एक एनबिल है, एक स्पिंडिल है। एनबिल फ्रेम के साथ फिक्स्ड है, तो ये फिक्स्ड मेजरिंग पार्ट है। अगर एनबिल का बात करें, एनबिल फ्रेम के साथ फिक्स्ड है और ये बनता है किस मटेरियल से? एलॉय स्टील या क्रोमियम स्टील से बना हुआ होता है। इसका मटेरियल एल्यूमिनियम स्टील नहीं तो क्रोमियम स्टील होता है। इसके ऊपर में एक कोटिंग होता है, जो मेजरिंग फेस होता है इसके ऊपर में से एक कोटिंग दिया जाता है। मेजरिंग फेस जो होता है उसी के ऊपर एक कोटिंग दिया जाता है। इसको टंगस्टन कार्बाइड कोटिंग बोलते हैं। मतलब इसका टिप में टंगस्टन कार्बाइड रहता है। देखिए, अगर ये मेजरिंग सरफेस बार बार यूज होगा तो फिर ये जो मटेरियल है वो वियर एंड टियर, मतलब वो घिस सकता है। जब मटेरियल घिसेगा तो एक्यूरेसी घट सकता है। एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए एनबिल के ऊपर एक कोटिंग दिया जाता है टंगस्टन कार्बाइड का, या बोल सकते हैं हम टंगस्टन कार्बाइड ये एनबिल का टिप में रहता है, ताकि ये जल्दी आसानी से घिस ना आ सके या वियर एंड टियर नहीं होगा आसानी से। इसको प्रिवेंट कर वियर एंड टियर से प्रिवेंट करने के लिए हम टिप के ऊपर एनबी क्या करते हैं? टंगस्टन कार्बाइड लगाते हैं। ये जो इस एंड में जो फ्रेम का इस साइड रहता है, फ्रेम का इस साइड एक बैरल रहता है जिसको स्लीव बोलते हैं, बैरल या स्लीव बोलते हैं। देखिए, यहाँ एक बैरल रहता है। ठीक है, यहाँ एक बैरल रहता है। ये बैरल के ऊपर एक डाटम लाइन रहता है। देखिए, एक ऐसा लंबा सा लाइन रहता है जिसको बोलते हैं डाटम लाइन। इसको बोलते हैं डाटम लाइन। ये डाटम लाइन जो होता है वो 25 mm का लेंथ का होता है। ठीक है, और ये डाटम लाइन 25 mm मतलब 25 पार्ट में डिवाइड किया गया है इसे डाटम लाइन को, क्योंकि इसका जो लेंथ है ये 25 है और इसको 25 mm में 25 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये डाटम लाइन रहता है किसमें? बैरल में। तो ये कौन सा पार्ट है? ये बैरल है। इसको बैरल बैरल या स्लीव बोलते हैं। ठीक है, मैं बोला कि जो बैरल और स्लीव है इसमें एक लंबा सा लाइन रहता है जिसको डाटम लाइन बोलते हैं। ये 25 mm का रहता है। ये जो बैरल है इसमें एक डाटम लाइन रहता है। इसमें क्या रहता है? डाटम लाइन रहता है। डाटम लाइन रहता है जो कि 25 mm का जिसका लेंथ है। और ये 25 mm जो लेंथ है, डाटम लाइन है, इसको 25 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो हर पार्ट का कितना वैल्यूएशन आएगा? 1 mm आएगा। तो 25 mm का डाटम लाइन है, इसको अगर 25 पार्ट में डिवाइड करेंगे, हर पार्ट का वैल्यू कितना आएगा? 1 mm आएगा। फिर 1 mm को फिर और एक सब डिवीजन में डिवाइड किया गया है। इसको बोलते हैं सब डिवीजन। जो नीचे से नीचे की तरफ है वो आगे देखेंगे। तो हम ये जानने के लिए बोलते हैं कि ये डाटम लाइन है 25 mm का, इसको 25 पार्ट में डिवाइड किया गया है, हर पार्ट में 1 mm वैल्यू होता है। ठीक है, तो ये था बैरल का बारे में। देखिए, जो बैरल के ये बैरल और ये फ्रेम ये होलो सेक्शन है, इसके अंदर में स्पिंडल रहता है। इसके अंदर में क्या रहता है? स्पिंडल रहता है। स्पिंडल के मैं ड्रॉ करता हूँ। देखिए,
स्पिंडल का एक मेजरिंग फेस रहता है ये साइड, ठीक है, मेजरिंग फेस रहता है, बाकी इस एरिया में थ्रेडेड रहता है स्पिंडल का, ठीक है। थ्रेड रहता है, फिर यहाँ थिम्बल रहता है, यहाँ क्या क्या रहता है, थिम्बल रहता है, यहाँ थिम्बल रहता है, फिर पीछे में रैचेट स्टॉप रहता है। देखिए जो स्पिंडल है, स्पिंडल ये देखिए टोटल स्पिंडल है, स्पिंडल में ये मेजरिंग फेस है, ये क्या है, मेजरिंग फेस है, और ये थ्रेडेड पोर्शन थ्रेड है, ये भी थ्रेड है जिसका पिच, पिच मतलब एक क्रेस्ट से दूसरा क्रेस्ट का जो डिस्टेंस है इसको पिच बोलते हैं, और ये जो पिच है इस कितना पिच है, 0.5 mm है, ठीक है। और इसका और एक पार्ट है जिसको थिम्बल बोलते हैं, थिम्बल बोलते हैं, और लास्ट वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं रैचेट स्टॉप, रैचेट स्टॉप, ठीक है। देखिए ये फिक्स पार्ट है, इसके साथ ये फिक्स है, ये फिक्स है। ये क्या करता है, ये थ्रेड क्या करता है, ये बैरल के अंदर में थ्रेड होता है, ये उसी थ्रेड को उसी थ्रेड में ये थ्रेड क्या करता है ना, रोटेट होने से ये थ्रेड उसी थ्रेड में मूव करता है। मतलब ये थ्रेड इसमें इसमें जो इंटरनल थ्रेड है उसका मदद से ये स्पिंडल क्या करता है, बैरल के अंदर मूवमेंट करता है, ठीक है। तो अगर इस पार्ट को बैरल के अंदर इंसर्ट करो तो फिर कुछ इस तरह दिखेगा। देखिए ये मेजरिंग फेस है, ठीक है, इसका अंदर में थ्रेड रहेगा और यहाँ रहेगा थिम्बल, ठीक है, और यहाँ रहेगा और रैचेट स्टॉप, यहाँ रैचेट स्टॉप रहेगा। देखिए ये थिम्बल है, ये थिम्बल है और ये रैचेट स्टॉप है। जब आप थिम्बल को रोटेट करेंगे तो थिम्बल क्या होगा, स्पिंडल के साथ अटैच है, रैचेट स्टॉप के साथ अटैच है। आप रैचेट स्टॉप को रोटेट करेंगे तो थिम्बल रोटेट होगा, स्पिंडल रोटेट होगा, और थिम्बल को रोटेट करेंगे तो रैचेट स्टॉप रोटेट होगा और थिम्बल रोटेट होगा। थिम्बल रोटेट होगा मतलब इसको अगर रोटेट करेंगे ये मूव करेगा आइदर फॉरवर्ड नहीं तो बैकवर्ड, ठीक है। ये स्पिंडल को अगर इंसर्ट करेंगे बैरल के अंदर तो कुछ इस तरह दिखेगा, और ये जो स्पिंडल है, ये जो थिम्बल है, ये जो पार्ट है इसको बैरल बोलते हैं और इसको बोलेंगे थिम्बल, थिम्बल, ठीक है, और इसको बोलेंगे रैचेट स्टॉप, रैचेट स्टॉप, ठीक है। ये यहाँ क्या, ये बिवेल एज है, देखिए ये बिवेल एज है, ये थिम्बल ना ऐसे रोटेट करता है, बैरल के ऊपर ऐसे रोटेट करता है, और थिम्बल का जो एज है बिवेल एज है, बिवेल एज पूरा राउंड, जो बिवेल एज का राउंड एरिया है इसमें ग्रेजुएशन किया गया है। बिवेल एज जो 360 डिग्री है, ये 360 डिग्री को टोटल 50 पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखिए ये जो ऐसे थिम्बल होता है ना, ऐसे घूमता है, थिम्बल का ऐसे ग्रेजुएशन किया गया है 50 पार्ट, उसका सर्कमफ्रेंस को टोटली 50 पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखिए जैसे एस 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे पूरा उसका चारों तरफ से ग्रेजुएशन किया गया है, ठीक है। अगर इसको 0 मानेंगे तो ये 5 रहेगा ऊपर, ये 45 रहेगा नीचे, ठीक है। तो ये थिम्बल का ग्रेजुएशन है, ये बैरल का ग्रेजुएशन है, ये मेजरिंग फेस है, ठीक है। ये अनबिल फिक्स मेजरिंग फेस है और ये मूवेबल मेजरिंग फेस है, ठीक है। ये जो बैरल का ग्रेजुएशन और थिम्बल का ग्रेजुएशन ये लिस्ट काउंट निकालने के लिए मदद करता है और रीडिंग करने के लिए मदद करता है, ठीक है। देखिए ये फ्रेम में यहाँ एक लॉक नॉट होता है, ठीक है। देखिए ये लॉक नॉट है, मतलब इसको, ये लॉक नॉट ऐसे, इसको ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। ये लॉक नॉट है, लॉक नॉट क्या करता है ना, स्पिंडल को एक फिक्स पोजीशन में होल्ड करता है। अगर ये लॉक नॉट को लॉक कर देंगे तो फिर ये स्पिंडल और मूवमेंट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये लॉक नॉट है, स्पिंडल लॉक नॉट है, यहाँ क्या है, स्पिंडल लॉक नॉट है, लॉक नॉट है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा बनता है रैचेट स्टॉप से, ठीक है। रैचेट स्टॉप से क्वेश्चन बनता है। रैचेट स्टॉप क्या करता है ना, यूनिफॉर्म प्रेशर करता है, यूनिफॉर्म प्रेशर, इट अप्लाई यूनिफॉर्म प्रेशर बिटवीन द मेजरिंग फेसेस टू प्रिवेंट ओवर टाइटनिंग। ओवर टाइटनिंग से प्रिवेंट करने के लिए रैचेट स्टॉप हमें ओवर टाइटनिंग से प्रिवेंट करता है रैचेट स्टॉप, ठीक है।
तो इट प्रिवेंट्स ओवर टाइटनिंग। और हम लिख सकते हैं इट अप्लाई यूनिफॉर्म प्रेशर, इट अप्लाई यूनिफॉर्म प्रेशर, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म प्रेशर, यूनिफॉर्म प्रेशर बिटवीन मेजरिंग फेसेस, मेजरिंग फेसेस। तो मेजरिंग फेसेस के बीच में यूनिफॉर्म प्रेशर देता है। देखिए, हम कोई रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट का थिकनेस देखेंगे तो ऐसे रखेंगे, ठीक है। अनबिल तो फिक्स है, मेजरिंग फेस है, ये मूवमेंट होता है। ये मेजर मूवमेंट, ये जो स्पिंडल कैसे मूवमेंट होगा, आप थिम्बल को घुमाने से भी ये मूवमेंट करेगा और रैचेट स्टॉप को घुमाने से भी मूवमेंट करेगा। लेकिन मेजरिंग के टाइम आपको क्या करना है, रैचेट स्टॉप को घुमाना है। अगर आप इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो फिर ये आगे मूव करेगा, मतलब एनबिल की तरफ आएगा। और इसको अगर एंटी क्लॉकवाइज टर्न करेंगे तो फिर ये क्या करेगा, एनबिल से दूर जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर आप क्लॉकवाइज टर्न करते हैं तो फिर ये क्या करेगा, एनबिल के पास जाएगा। कभी भी अगर बीच में वर्कपीस रख के आप उसको मेजरिंग करने के लिए इसको घुमाएंगे तो फिर कभी थिम्बिल को नहीं घुमाएंगे, हमेशा रैचेट स्टॉप को घुमाएंगे। रैचेट स्टॉप को घुमाएंगे तो फिर रैचेट स्टॉप क्या करेगा, आराम से जाके वर्कपीस को टच करेगा। अगर वर्कपीस को टच करेगा तो फिर रैचेट स्टॉप क्या करेगा, ऐसे एक टिक टिक साउंड करेगा। एक टिक टिक साउंड करेगा मतलब आपको और ज्यादा घुमाना नहीं है। अगर वो बहुत ज्यादा आप प्रेशर अप्लाई करके आप घुमाएंगे तो फिर ये जो स्पीड मेजरिंग फेस का एक्यूरेसी गलत हो सकता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है, याद रखिए। रैचेट स्टॉप क्या करता है, मेजरिंग फेस के बीच में यूनिफॉर्म प्रेशर अप्लाई करता है, या अप्लाई करने के लिए यूज किया जाता है। अभी हम पार्ट्स के बारे में देख चुके हैं, तो हम अभी जो देखेंगे लिस्ट काउंट कैसे निकलता है, लिस्ट काउंट कैसे निकलता है हम उसके बारे में देखेंगे। उससे पहले मैं आपको और एक बार रिकॉल कर देता हूँ। ये जो स्पिंडल होता है, स्पिंडल में थ्रेड होता है और ये भी थ्रेड होता है। भी थ्रेड में जो पीच होता है ये 0.5 mm होता है, ठीक है। और ये जो डाटम लाइन बैरल में है वो 25 mm का है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो डाटम लाइन है बैरल में ये 25 mm है, ठीक है। और ये जो थिम्बल में जो ग्रेजुएशन हुआ है, थिम्बल जो होता है ना, थिम्बल ऐसे राउंड जैसा है, थिम्बल ऐसे राउंड जैसा है, तो फिर इसका चारों तरफ से ऐसे ग्रेजुएशन किया गया है, ठीक है। तो थिम्बल को जो 360 डिग्री है, थिम्बल का कंप्लीट थिम्बल को हम 50 पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखिए ये 45 है, 46, 47, 48, 49, 50, ठीक है। तो इसके बारे में 3 चीज याद रखिए। थ्रेड का पिच 0.5 mm है, ठीक है। और ये डाटम लाइन का 25 mm है। और ये जो थिम्बल का जो टोटल ग्रेजुएशन डिवीजन है वो 50 डिवीजन है, ठीक है। मैं अभी बताया था ये जो बैरल है, बैरल में ऐसे डाटम लाइन रहता है 25 mm का, ठीक है। 25 mm का क्यों रहता है, क्योंकि इसका मेजरिंग रेंज 25 होता है, ठीक है। तो ये डाटम लाइन जो रहता है वो 25 mm का रहता है। इसको अब 25 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे हम डिवाइड करेंगे 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, 6, 7, 8 पार्ट, हमने 8 पार्ट में डिवाइड किया, बाकी आगे है, ठीक है। तो ये सपोज ये 8 mm है, 8 पार्ट मतलब 8 mm है। अगर 25 mm डाटम लाइन को 25 पार्ट में अगर हम डिवाइड करते हैं तो फिर एक पार्ट को 1 mm बनता है। तो उसी हिसाब से 8 पार्ट को 8 mm बनेगा। ये हर पार्ट को फिर फर्दर डिवाइड करेंगे सब डिवीजन में, इसको 0.5 mm बोलेंगे, ठीक है। तो 1 mm के बीच में एक सब डिवीजन रहेगा नीचे की तरफ से, ये सब डिवीजन है। तो डाटम लाइन में एक ऊपर तरफ जो एक डायग्राम डिवीजन होता है, इसका बीच में कितना ये रहता है, डिस्टेंस रहता है 1 mm रहता है। लेकिन ये 0 से हाफ, ये ½ mm रहता है, ठीक है। ये था बैरल का। और ये थिम्बल का है, थिम्बल का है। और पीछे रैचेट स्टॉप रहता है, ठीक है। पीछे रैचेट स्टॉप रहता है जो घुमाने से आगे पीछे जाएगा। देखिए थिम्बल में ऐसा ग्रेजुएशन किया गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके ग्रेजुएशन किया गया है, ठीक है। तो ये 50 ग्रेजुएशन थिम्बल में है। थिम्बल के कितना ग्रेजुएशन है, ये जो थिम्बल है ये कुछ राउंड ऐसा इस तरह का है,
जो चारों तरफ से ग्रेजुएशन है, इसको रोटेट किया जाता है। इसको रोटेट करने से ये स्पिंडल आगे जाता है, इसके साथ साथ ये थिम्बल बैरल के ऊपर आगे जाता मूव करता है, बैरल या स्लीव के ऊपर मूव करता है। तो ये 50 पार्ट है। जब थिम्बल एक कंप्लीट एक रोटेशन लेगा तो फिर ये बैरल के ऊपर 0.5 mm मूव करेगा। मैं बोला था स्पिंडल का जो थ्रेड है वो 0.5 mm है, ठीक है। जब ये स्पिंडल ये जो थिम्बल है वो एक कंप्लीट रोटेशन लेगा, मतलब अगर थिम्बल कंप्लीट रोटेशन मतलब अगर 50 पार्ट अगर थिम्बल रोटेट करता है, अगर ये 50 पार्ट रोटेट करता है मतलब एक कंप्लीट रोटेशन लेता है, तो फिर ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा बैरल के ऊपर ना 0.5 mm कवर करेगा। स्पिंडल का मूवमेंट भी 0.5 mm होगा। तो एक पार्ट में जो थिम्बल का एक पार्ट है इसका वैल्यू कितना होगा ना 0.5, इसको अगर डेसिमल को हटाएंगे तो फिर नीचे डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा, फिर ये डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 5 कट गया तो फिर 1/100 होगा, जिसका वैल्यू कितना होगा 0.01 mm होगा। ये एक पार्ट का वैल्यू, एक पार्ट मतलब थिम्बल का जो एक पार्ट है इसका वैल्यू 0.01 mm है। मतलब थिम्बल अगर एक ग्रेजुएशन मूव करेगा तो फिर ये स्पिंडल इतना मूव करेगा, 0.01 mm मूव करेगा। अगर थिम्बल 50 पार्ट मूव करेगा तो फिर क्या होगा, एक पार्ट में इतना घूमता है तो 50 पार्ट में कितना होगा, एक पार्ट में 0.01 mm, मतलब ये 100 है। और 50 पार्ट में कितना घूमेगा, घटाएंगे तो फिर कितना आएगा 0.5 mm आएगा। वही बात है, मेरे बोलने का मतलब अगर थिम्बल का 50 ग्रेजुएशन या थिम्बल का कंप्लीट एक रोटेशन लेंगे तो फिर ये 0.5 mm कवर करेगा। तो वन पार्ट अगर थिम्बल का एक पार्ट रोटेट करेंगे, 50 पार्ट रोटेट ना करके एक डेविएशन रोटेट करेंगे तो फिर ये 0.01 mm रहेगा। और यही लिस्ट काउंट है। ये क्या है, ये लिस्ट काउंट है, लिस्ट काउंट है। और ये हम ये बोल सकते हैं ये वैल्यू ऑफ वन ग्रेजुएशन, वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑफ थिम्बल का वन डिवीजन का वैल्यू है, वन डिवीजन वैल्यू ऑफ थिम्बल का एक डिवीजन का वैल्यू है। हमें लिस्ट काउंट कैसे निकाले कि एक कंप्लीट थिम्बल जब एक कंप्लीट रोटेशन करता है तो फिर ये 0.5 mm मूव करता है। तो उसी हिसाब से हम क्या किए, लिस्ट काउंट निकाल दिए। एक पार्ट जो थिम्बल का एक पार्ट मूवमेंट है वो 50 पार्ट मूवमेंट करने से 0.5 mm मूव करता है, एक पार्ट मूव करने से कितना करेगा मूव ना 0.01 mm मूव करेगा। और वही इसका लिस्ट काउंट है। मतलब ये मिनिमम मेजरमेंट इतना ही कर सकता है, इससे कम नहीं कर सकता है। क्वेश्चन आ सकता है कि जो आउटसाइड माइक्रोमीटर है वो कितना mm से ज़्यादा नीचे मेजरमेंट नहीं कर सकता, ये 0.01 mm से नीचे मेजरमेंट नहीं कर सकता, ये मिनिमम मेजरमेंट इतना करेगा। जैसे स्टील रूल मिनिमम मेजरमेंट 0.5 mm करता था, उसी तरह माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर जो मिनिमम मेजरमेंट करेगा 0.01 mm करेगा, जिसको लिस्ट काउंट या एक्यूरेसी बोला जाता है। कई जगह में इसका एक तो फॉर्मूला बनता है। जैसे अगर लिस्ट काउंट को अगर आप निकालेंगे तो फिर फॉर्मूला कुछ इस तरह है, पिच मतलब थ्रेड का पिच, ठीक है, पिच बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ थिम्बल, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ थिम्बल। देखिए ये लिस्ट काउंट का फॉर्मूला कोई ज़रूरत नहीं, अगर आपको समझ में आया होगा कंसेप्ट तो फिर आप निकाल सकते हैं, ठीक है। पिच मतलब थ्रेड का पिच 0.5 mm है, जो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ पिछले जो पेपर में मैं ड्रॉ कर रहा था। तो पिच मतलब 0.5 mm जिसका पिच होता है, और नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ थिम्बल 50 रहता है। तो मेरा बोलने का मतलब यही था कि अगर थिम्बल का अगर एक रोटेशन करेंगे तो फिर ये एक पिच कितना कवर करेगा 0.5 mm कवर करेगा।
तो 1 पार्ट मूव करने से 50 mm मूव करने से 50 पार्ट मूवमेंट करने से रोटेट करने से इतना मूव करता है, तो एक पार्ट रोटेट करने से कितना इतना करेगा, ये लिस्ट काउंट है। इसी को ही फॉर्मूला में लिख दिया है। ठीक है, देखिए अगर रेंज का बात करें कि किस रेंज में जो माइक्रोमीटर अवेलेबल रहता है, देखिए माइक्रोमीटर 25 mm डिफरेंस में अवेलेबल रहता है। जैसे जैसे 0 से 25 mm से अवेलेबल रहता है, 25 mm से 50 mm, 25 से 50 mm का रेंज में अवेलेबल रहता है, 50 से 75 mm का रेंज में अवेलेबल रहता है, और 75 mm से 100 mm का रेंज में अवेलेबल रहता है, और 100 से 125, और 125 से 150। तो ये रेंज है आउटसाइड माइक्रोमीटर का रेंज है। ठीक है, और ये रेंज ऐसे फ्रेम के ऊपर नॉर्मली स्टाम्प होता है, और लिस्ट काउंट भी स्टाम्प होता है फ्रेम के ऊपर। ठीक है, ये फ्रेम को रीडिंग के टाइम में भी जो रेंज का जरूरत होता है। ठीक है, अभी देखेंगे रीडिंग के बारे में, कैसे रीडिंग किया जाता है। देखिए रीडिंग करने के लिए माइक्रोमीटर का अगर आप रीडिंग करेंगे तो फिर इसके लिए दो चीज़ का ग्रेजुएशन जरूरत होता है। दो चीज़ का ग्रेजुएशन जरूरी है। पहला बैरल, जिसको स्लीव बोलते हैं, स्लीव, इसका ग्रेजुएशन जरूरत होता है। और दूसरा थिम्बल का ग्रेजुएशन जरूरत होता है। ठीक है, देखिए याद रखिए कि ये दो ग्रेजुएशंस को मिला के ही माइक्रोमीटर का रीडिंग किया जाता है, या माइक्रोमीटर का रीडिंग करने के लिए ये दो वैल्यू को लेना पड़ता है और मिलाना पड़ता है। और जो रेंज होता है, मिनिमम रेंज जो होता है, उसको भी लेना पड़ता है। ठीक है, और जो दूसरा चीज़ है, मिनिमम रेंज लेना पड़ता है रीडिंग करने के लिए। इसमें लिख देते हैं, मिनिमम रेंज भी लेना पड़ता है। ठीक है, ये तीनों चीज़ को लेना पड़ता है माइक्रोमीटर का रीडिंग लेने के लिए। ठीक है, ये तीनों चीज़ का ज़रूरत होता है। रीडिंग करने के लिए पहले आपको रेंज पता करना होगा, ये कौन सा रेंज का माइक्रोमीटर है और इसका मिनिमम रेंज कितना है। अगर हम 0 से 25 mm का रेंज का माइक्रोमीटर लेंगे तो इसका जो मिनिमम रेंज है उसको लेंगे हम 0। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे स्लीव का, रीडिंग देखेंगे। स्लीव रीडिंग देखिए, स्लीव रीडिंग कैसे लेता है, थिम्बल से, ये थिम्बल है, थिम्बल का लेफ्ट साइड से जितना ग्रेजुएशन आपको दिखेगा वो स्लीव का रीडिंग है। ठीक है, देखिए ऊपर वाला 1 mm है और नीचे वाला सब डिवीजन है जो ½ mm है। ठीक है, तो ये देखिए, ये एक 0 ही है, 1 mm, 2, 3, 4, 5 mm, 5 दिखता है, फिर 5 के बाद ½ नहीं दिखता है, तो हम लिख सकते हैं ये 5 mm। ये स्लीव का रीडिंग था। और थिम्बल का रीडिंग कितना आएगा, थिम्बल का रीडिंग कैसे लिखेंगे, थिम्बल का रीडिंग देखेंगे, ये जो डाटम लाइन है, ये डाटम लाइन के साथ थिम्बल का जिस भी लाइन कोइंसाइड करेगा, मतलब ये डाटम लाइन के सीधे जो लाइन होगा उसको क्या करेंगे, मतलब उसका सीरियल नंबर होगा, 50 टोटल होता है, इसका सीरियल नंबर का, उसी सीरियल नंबर में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू को। तो ये देखिए, ये डाटम लाइन 15 नंबर का जो लाइन होता है थिम्बल में, वो क्या करता है, डाटम लाइन के साथ कोइंसाइड करता है। तो ये 15 नंबर लाइन, हमें पता है थिम्बल एक 50 पार्ट घूमने से, 50 ग्रेजुएशन घूमने से 0.5 mm कवर करता है। अगर एक ग्रेजुएशन घूमेगा तो फिर 0.01 mm कवर करेगा, तो 15 पार्ट घूमने से कितना कवर करेगा, उसमें लिस्ट काउंट या ये जो इसका जो एक डिवीजन का ग्रेजुएशन है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 mm, तो इसका कितना आएगा, तो आएगा 0.15 mm। तो इसको मिलाएंगे तो फिर हमारा आंसर होगा 5 प्लस 0.15 mm, तो रीडिंग हमारा आएगा 5.15 mm। ठीक है,
आशा करता हूँ समझ में आया होगा। लेकिन अगर ये क्यों मल्टीप्लाई किया गया है, ये आपको पिछले पेपर में मैं बताया था कि देखिए, ये जो 50 पार्ट है थिम्बल में, 50 पार्ट को रोटेट करने से इतना एम एम कवर डिस्टेंस मूव करता है स्पिंडल। तो 1 पार्ट को मूव करने से कितना होगा, 0.01 mm मूव करेगा। तो 15 पार्ट को मूव करने से कितना होगा, 15 को इसी में ही वैल्यू में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसका जो एक ग्रेजुएशन है उसका वैल्यू इतना है 0.01 mm। तो 15 को इसमें वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर जो 15 का वैल्यू आ जाएगा। अभी मैं कुछ रीडिंग को लेता हूँ। रीडिंग को लेने के लिए देखिए, मैं सिर्फ यही पार्ट को ड्रॉ करूंगा, ठीक है, बाकी पार्ट को नहीं ड्रॉ करूंगा। देखिए इसका रीडिंग देखेंगे, पहले हम रेंज देखेंगे। इसका रेंज आएगा, अगर हम इसको रेंज लेंगे 0 से 25, तो इसका मिनिमम रेंज 0 आएगा, ठीक है। स्लीव का रीडिंग देखेंगे, ये वाला स्लीव है, स्लीव का रीडिंग देखिए 0 है, 1 2 3 4 5, 5 के बाद एक सब डिवीजन दिखता है, मतलब ये 0.5 लिया जाएगा, 5.5 लिया जाएगा, तो इसका स्लीव का रीडिंग होगा 5.5। देखिए जब सब डिवीजन नहीं दिखेगा तो फिर कंप्लीट 5 mm लिया जाएगा, जैसे यहाँ लिए थे 5 mm, लेकिन ये 5 के बाद एक सब डिवीजन दिखता है, मतलब ये इसका वैल्यू 5.5 mm है स्लीव में। और थिम्बल में देखेंगे, थिम्बल में कौन सा ग्रेजुएशन कोइंसाइड करता है डाटम लाइन के साथ, देखिए ये 15 वाला है, 16 वाला है, 17 वाला ना थोड़ा ऊपर है, तो हम 16 वाला को काउंट करेंगे, ठीक है। तो 16 वाला ग्रेजुएशन से हम उसका वैल्यू 0.01 को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 0.16 होगा। अगर इस टोटल को ऐड करेंगे, 5.5 प्लस 0.16 को ऐड करेंगे तो फिर इसका आंसर होगा 55.66 mm। इसका आंसर होगा 5.66 mm होगा, ठीक है। देखिए ये मन से मैं सब ड्रॉ कर रहा हूँ, अगर कोई गलती होगा तो फिर कमेंट कर सकते हैं। मैं एक यहाँ चीज लगा, देखिए डाटम लाइन यहाँ है, ठीक है। थिम्बल का डिवीजन अगर परफेक्ट डाटम लाइन के सामने रहेगा तो उसी को मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर देंगे, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि जो थिम्बल का डिवीजन है डाटम लाइन से थोड़ा ऊपर चला जाएगा, मतलब डाटम लाइन के सामने में कोई नहीं रहेगा, इधर ऊपर में रहेगा नहीं तो बीच में रहेगा। तो नीचे में जो का ये रहेगा, नीचे में जो वैल्यू रहेगा उसी को ही काउंट करना है, ठीक है। नहीं तो डायरेक्ट जो कंसिडर, वैसे ये तो प्रैक्टिकल का है, नहीं तो डायरेक्ट आपका जो थ्योरी में जो कोइंसाइड करेगा डायरेक्ट डाटम लाइन के, उसी के साथ ये 0.01 को मल्टीप्लाई करना है, और स्लीव और जो थिम्बल का वैल्यू और मिनिमम रेंज वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करना है, उसका आंसर आपका निकल जाएगा। हमने ना 0 से 25 mm का ये दिए था माइक्रोमीटर। अभी एक माइक्रोमीटर लेंगे जो कि हम एक अभी माइक्रोमीटर लेंगे जिसका रेंज रहेगा 50 mm से 75 mm रेंज रहेगा, ये रेंज रहेगा, ठीक है। तो 50 mm से 75 mm का मतलब देखिए, ये थोड़ा समझिए, ये स्पिंडल है, ये, ठीक है। देखिए जो थिम्बल है ना, थिम्बल का थिम्बल का जो डाटम लाइन होता है उसमें एक 0 रहता है, ठीक है। वो 0 नॉर्मली क्या होता है कि, और एक केस ले लीजिए, नॉर्मली अगर ये 50 से 75 वाला और एक 0 से 25 ले लेते हैं, ठीक है। देखिए अगर 0 से 25 mm वाला माइक्रोमीटर लेंगे तो फिर अगर दो मेजरिंग फेस जब टच करेगा तो डाटम लाइन में जो 0 होगा सिर्फ वही यहाँ दिखेगा, और ये वाला डाटम लाइन के सामने जो यहाँ 0 होगा ये कोइंसाइड होगा। बैरल में सिर्फ एक जीरो लाइन दिखेगा, और डाटम लाइन के सीधे ये जो लाइन बैरल में जो थिम्बल में जो लाइन कोइंसाइड होगा वो 0 रहेगा। इसका मतलब इसका 0 सेटिंग ठीक है। लेकिन 50 से 75 mm का जो रेंज का जो ग्रेजुएशन का जो माइक्रोमीटर रहेगा, थिम्बल में क्या होगा देखिए,
थिम्बिल में जब जीरो कोइंसाइड करेगा और बैरल में जीरो सिर्फ दिखाएगा, इसका मतलब इसका जीरो सेटिंग है। ये जीरो सेटिंग मतलब क्या है पता है? कोई भी जैसे बट अगर आप जैसे देखिए, ये एक निकी ओजन है, ठीक है, ये एक ओजन है। ओजन करने से पहले हम कोई भी वेट नहीं रखेंगे, हम सिर्फ इसको सीधा रखेंगे कि ये दोनों बैलेंस हो रहा है ना नहीं। जब दोनों बैलेंस होगा तब हम जानेंगे इसका एक्यूरेसी ठीक है। तो ये इसको जीरो सेटिंग बोलते हैं। यही चीज अगर माइक्रोमीटर में हम चेक करेंगे, इसको जीरो सेटिंग बोलेंगे कि ये सही है या नहीं। सही है नहीं, नहीं जीरो सेटिंग से होता है। अगर इसको 50 से 75 वाला रेंज वाला माइक्रोमीटर लेंगे तो फिर यहाँ एक स्लीप गज रखेंगे 50 mm का, जिसका ये रेंज ये 50 mm रहेगा। फिर यहाँ ये जीरो रीडिंग शो करेगा, यहाँ भी बैरल में जीरो रहेगा और थिम्बिल में जीरो शो करेगा, ठीक है। मेरा मोटा मोटी कहने का मतलब यही था, जब ये जीरो सेटिंग यहाँ दिखाएगा तो फिर ये 0 से 25 वाला जो माइक्रोमीटर है ये दोनों फेस टच रहेगा। लेकिन 50 से 75 वाला जो माइक्रोमीटर अगर यहाँ जीरो रीडिंग कर रहा है, मतलब यहाँ मिनिमम में जो रेंज है ये वो उतना गैप रहेगा, क्योंकि ये 50 से 75 mm को मेजर करेगा। 50 से नीचे नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये 50 से नीचे करेगा तो ये गैप 50 mm तक ये गैप रहेगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से एक रीडिंग देखेंगे, ठीक है। देखिए ये डाटम लाइन है, ये जीरो है, 1 2, ठीक है। ये आया आपका 20, ठीक है। और ये जो रेंज है, ये इसका रेंज है 75 से 100 का रेंज है। इसका अगर रीडिंग देखेंगे, पहले हम रेंज लेंगे। रेंज मिनिमम कितना आता है 75, तो रेंज में हम लिखेंगे 75 mm, ठीक है। फिर स्लीप का लेंगे रीडिंग। स्लीप में ए जीरो है, 1 2 3 4 5 के बाद एक सब डिवीजन नहीं है, तो फिर हम 5 mm लिखेंगे स्लीप का। और थिम्बल का कितना, कौन सा डिवीजन कोइंसाइड होता है डाटम लाइन के साथ? 20। तो थिम्बल का 20 इंटू 0.01 mm, तो हम इसको अगर करेंगे तो कितना आएगा 5, ठीक है। तो 5 आएगा ये 0.01, तो ये 0.2 आएगा, 2 mm आएगा। तो अगर मिलाएंगे तो 75 प्लस 5 कितना होगा 80 होगा, 80.2 mm होगा इसका आंसर, ठीक है। रेंज का मतलब मिनिमम रेंज हमेशा मिलेगा। फिर स्लीप का रीडिंग दिया जाएगा, फिर थिम्बल का रीडिंग करके तीनों को मिलाया जाएंगे, तब रीडिंग निकलेगा। आशा करता हूँ आपको रीडिंग अभी तक आ गया होगा। अगर आपको रीडिंग करना फिर भी समझ में नहीं आता है तो फिर हम आगे और प्रैक्टिस करेंगे। क्या होता है ना, मैं जो बोलता हूँ मेरे को भी समझ में नहीं आता है, आपको समझ में आता होगा या नहीं होगा। जिनको थोड़ा पूरा जिनको इसके बारे में थोड़ा बड़ा मालूम है वो तो समझ लेंगे, फिर भी कोशिश करेंगे। देखिए, मेजरिंग शुरू करने से पहले आपका पहला काम है, आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जीरो सेटिंग चेक करेंगे कि इसका एक्यूरेसी सही है या नहीं। अगर आप जीरो सेटिंग चेक करेंगे तब आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये जो इसका जो एरर पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है, ठीक है। जो अगर पॉजिटिव, दो प्रकार टाइप का एरर होता है, एक पॉजिटिव एरर होता है, एक पॉजिटिव एरर होता है और एक नेगेटिव एरर होता है। नेगेटिव एरर, पॉजिटिव एरर मतलब जितना आपका वैल्यू आना चाहिए उससे ज़्यादा आया है। जैसे आपका वैल्यू आना चाहिए 50 लेकिन आया है 52, मतलब 2 mm ज़्यादा आया है, तो ये पॉजिटिव एरर है। नेगेटिव एरर मतलब आपका आना चाहिए था 50 लेकिन आपका आया है 48, मतलब 2 mm कम आया है। तो ये पॉजिटिव एरर मतलब ज़्यादा आया है और नेगेटिव एरर मतलब कम आया है। देखिए, पॉजिटिव एरर को कम करने के लिए, सही करने के लिए क्या करना चाहिए? आपका जो रीडिंग होता है, जो रीडिंग निकला है, जो जिसको बोलते हैं ऑब्जर्व रीडिंग, जो आपका रीडिंग निकला है, जो आपका रीडिंग निकला है उस रीडिंग से अगर पॉजिटिव एरर को माइनस करेंगे, देखिए आपका 50 आना चाहिए था, आपका आया है 52, मतलब 2 ज़्यादा आया है। तो ये पॉजिटिव एरर कितना है 2 mm है। जो रीडिंग मतलब
52। तो 52 से अगर 2 mm पॉजिटिव एरर को, अगर रीडिंग से अगर आप पॉजिटिव एरर को रिमूव करेंगे तो फिर आपको करेक्ट रीडिंग मिल जाएगा, करेक्ट रीडिंग मिल जाएगा। यहां लिख देते हैं ऑब्जर्व रीडिंग, ठीक है। ऑब्जर्व रीडिंग से अगर आप पॉजिटिव एरर को माइनस करते तो फिर आपका करेक्ट रीडिंग निकल जाएगा। उसी तरह ऑब्जर्व रीडिंग से आप नेगेटिव एरर को प्लस करेंगे। देखिए आपके पास जितना आना चाहिए था उतना उससे कम आया है 2 mm, मतलब 48 mm से जितना कम आया उसको ऐड करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, नेगेटिव एरर को ऐड करेंगे। अगर पॉजिटिव एरर है तो फिर पॉजिटिव एरर को माइनस किया जाएगा, और नेगेटिव एरर है तो नेगेटिव एरर को ऐड किया जाएगा। जैसे कि देखिए आपके पास 100 रुपया रहना चाहिए था। अगर आपके पास 150 रुपया है तो फिर आपके पास 150 रुपया है, लेकिन रहना चाहिए था 100 रुपया। आपको 100 रुपया लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आपके पास ज्यादा है तो फिर इसको घटाना पड़ेगा, नेगेटिव करना पड़ेगा। लेकिन अगर 100 रुपया रहना चाहिए, आपके पास 50 रुपया है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 50 रुपया ऐड करना पड़ेगा। देखिए यही डिफरेंस है, क्वेश्चन यहाँ से बहुत आता है। अगर पॉजिटिव एरर है तो फिर पॉजिटिव एरर जितना है उसको उतना ऐड करना पड़ेगा, और नेगेटिव एरर है तो फिर नेगेटिव एरर जितना है, सॉरी पॉजिटिव एरर है तो सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, और नेगेटिव एरर है तो ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि क्वेश्चन देखो, मैं क्वेश्चन कुछ देता हूँ। जैसे कि आपको आपका जो पॉजिटिव एरर है वो इंस्ट्रूमेंट में दिखा रहा है 0 पॉइंट, आज आपका पॉजिटिव एरर है 0.03 mm, ठीक है। आपका जो ऑब्जर्व रीडिंग, जो आपका रीडिंग आया है वो 25.40 mm आया है, ठीक है। तो आपको करेक्ट रीडिंग करने के लिए कितना क्या करना पड़ेगा, करेक्ट की रीडिंग मतलब क्या, ये पॉजिटिव एरर है मतलब माइनस करना पड़ेगा। तो आपका ऑब्जर्व रीडिंग 25.40 mm से आपको 0.03 mm को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तब आपका क्या आएगा, 7 आएगा, 3 आएगा, तो 25 आएगा। तो आपका आंसर ये आएगा 25.37 mm। समझ में आ रहा है। अगर क्वेश्चन आया है कि आपका पॉजिटिव एरर, आपका पॉजिटिव एरर कितना है, आपका पॉजिटिव एरर है 0.02 mm, ठीक है। आपका अभी जो ऑब्जर्व रीडिंग दिखा रहा है 18.62 दिखा रहा है। आपका करेक्ट रीडिंग कैसे किया जाएगा, पॉजिटिव है मतलब ज्यादा है, उसको कम करना पड़ेगा। तो फिर 18.62 से आपका 0.2 mm को माइनस करना पड़ेगा, तो फिर आपका जो करेक्ट रीडिंग आएगा 18.60 mm करेक्ट रीडिंग आएगा। ये पॉजिटिव एरर। नेगेटिव एरर का क्वेश्चन उसी तरह है। अगर आपका नेगेटिव एरर दिखा रहा है, अगर आपका नेगेटिव एरर 0.04 mm दिखा रहा है, ठीक है, और आपका जो अभी ऑब्जर्व रीडिंग आया है वो आया है 12.35, ठीक है। तो फिर आपका करेक्ट रीडिंग कितना आएगा, देखिए ये नेगेटिव एरर मतलब ये कम है, उस जितना कम है उसको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर ये 12.35 से 35 में क्या करना पड़ेगा, 0.4 mm ऐड करना पड़ेगा। पॉजिटिव में सब्सट्रैक्ट करना पड़ता था, यहाँ ऐड करना पड़ेगा। तो फिर ये 39 हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा। तो ये आंसर क्या होगा, 12.39 mm। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो हमने आउटसाइड माइक्रोमीटर कंप्लीट देख चुके हैं, पार्ट्स के बारे में देख चुके हैं, पार्ट्स का जो इंपॉर्टेंट था देख चुके हैं, लिस्ट काउंट के बारे में देखे थे, अभी एरर, पॉजिटिव एरर, नेगेटिव एरर का भी बारे में देख लिए, ठीक है। तो कंप्लीट फिटर ट्रेड थ्योरी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।